फोटोग्राफी का सेटअप में लैब क्लासेस अपनी स्टार्ट करेंगे हम। थोड़ा सा केमिस्ट्री का अगर फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक है मोलैरिटी वगैरह, वो हो जाए एक बार, फिर तुम्हें लैब का कराएंगे स्टार्ट। केमिस्ट्री में बड़ा ज़बरदस्त एक एक्सपेरिमेंट है टाइट्रेशन का, ठीक है, वो वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन हाँ हाँ, वो सिर्फ कलर नहीं बनाना, उसके अंदर कॉन्सेप्ट को समझना है कि वो एक्चुअली में कलर ऐसा क्यों बनता है ना, वो सीखना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है वो, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट है जैसे कि मैं तुम लोगों से ये कहूँ कि मैंने ना आपके पीछे से, मतलब आपको नहीं बताया, और मैंने पानी के अंदर ना कुछ 200 ml पानी लिया और उसके अंदर मैंने कुछ ग्राम चीनी मिला दी। मान लो मुझे बताया मैंने 5 ग्राम चीनी मिलाई है, और मैं आपको एक टेस्ट करने को दे दूंगा कि आपको पता लगा के लाना है कि इसमें मैंने कितनी चीनी मिलाई थी। सो बड़ा ज़बरदस्त है, मतलब अगर उसको समझ के करा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं तो बच्चों को सिर्फ इतना लगता है कि उसमें कलर लाना है, बस किसी तरीके से पिंक कलर लाना है, वो पिंक कलर ले आओ, काम चल जाएगा। लेकिन हम सीखेंगे प्रॉपर क्या है, इसीलिए मैं बिल्कुल तब तक प्रैक्टिकल लैब स्टार्ट नहीं कराता जब तक मैं टॉपिक आपको पूरा ना समझा दूँ। जब हम टॉपिक समझ जाएंगे, टॉपिक समझने के लिए अभी हमें मान के चलिए 10-15 दिन और लगने वाले हैं उस टॉपिक तक पहुँचने में। फिर मतलब इस मंथ के एंडिंग तक हम स्टार्ट कर देंगे, और फिर तुम सबसे भी करवाएंगे। जो कर रहे हैं पहले मैं सिखाऊंगा, उसके बाद तुम लोग अपने सेटअप्स पे करना, और देखते हैं आप में से कौन बच्चा ज़्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग्स लेता है, वो भी पता लगेगा। क्योंकि वो तो मेरे को पता है ना मैंने कितना मिलाया है। फिर सब बच्चे आंसर लेके आते हैं कि सर आपने 4 ग्राम मिलाया, आपने 4.5 ग्राम मिलाया, आपने 5 ग्राम मिलाया। चीनी नहीं, कुछ और डालते हैं, चीनी की जगह पे हम डालते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो वो भी सीखेंगे। मतलब साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप समझ के कर रहे हो तो बड़ा मजा आने वाला है। वैसे कर रहे हो बोझ के तौर पे कि भैया साइंस ले लिए, किसी ने बोल दिया था साइंस लेनी है, इसमें स्कोप है तो ले लिए, तो दिक्कतें लगेगी, ऐसे परेशानी से लगेगी, ऐसे लगेगा गलत ही चीज़ ले ली। और इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, जैसे भी तुम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जिनको समझ में आया है ना, बहुत जबरदस्त चीज, इतनी जबरदस्त चीज है हमारे आसपास क्या क्या है, सब कुछ समझ में आ गया ना हमें केमिस्ट्री का, जो अभी तक हमें पता नहीं था। सेम ऐसे ही फिजिक्स में तो बहुत ही और जबरदस्त चीजें आने वाली जो तुम्हें आसपास दिखने वाली है। जैसे तुमने यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देखे होंगे फिजिक्स वाला, वो है ना, देखिए ना बहुत सारी चीजें, तो वो 11th की फिजिक्स में बहुत ज्यादा है। तो हम भी करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट, उनमें से काफी सारे ऐसे अमेजिंग चीज करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। आप लोगों को भी कैमरे पे लाएंगे, क्या पता आने वाले टाइम में आप लोग वायरल हो जाओ, है ना। चलो ठीक है, इधर देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे, ठीक है। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट 3 क्वेश्चंस, कुछ अलग देने वाला हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ही ट्राई करें पहले वो, ठीक है। अब सुनो, पूरा दिमाग लगाना, टाइम लेना, टेक योर टाइम ऑफ 5 मिनट 6 मिनट, आप लेना बिल्कुल आराम से, और तसल्ली सोचना आप लोगों को। पी यहां पर प्रेशर है, पी यहां पर प्रेशर है, आपको सोचना नहीं है फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं, फॉर्मूले का भी सोचना ही नहीं है, हमें तो काम है भैया डायमेंशन समझ में आ जाए। वी माने वॉल्यूम है, और इस वी का मतलब भी वॉल्यूम है, और बाकी ना मुझे ए पता है क्या है, ना मुझे बी पता है, ना मुझे सी पता है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी सी, ठीक है। करेंगे ट्राई आप लोग ही, चलिए दिमाग लगाना शुरू करिए अपना, और पूरी कोशिश करिएगा आप सही कर सकें, ठीक है। सभी बच्चे मुझे क्वेश्चन करते नजर आओ, मैं तक और बढ़िया क्वेश्चन तुम लोगों के लिए निकाल लेता हूँ।
हाँ बच्चों, हो गया? ओके, पूरा कंप्लीट हो गया? ठीक है, एक दो बच्चे और कर लो, फिर करते हैं। डन? सबका हो गया? टाइम चाहिए थोड़ा और? हो गया भाई सब बच्चों का? कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए ले लिए हैं। नहीं हो रहा निकुल? नहीं हो रहा बिल्कुल भी? हरमन, क्या दिक्कत आ रही है? आप में से कितने बच्चों का हुआ? ठीक है, 203 बच्चों का भी हुआ है, बाकी नहीं बन पा रहा। किसी एक आध को तो बना होगा, एक का भी नहीं बना? नहीं बना? कुछ अजीब बन रहा है क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है। काजल, अब देखो मैं कराऊंगा, तुम लोगों को लगेगा बहुत आसान सा यार, तो छूट कैसे गई? अब समझो मेरी बात को। जैसे कि मुझे बताओ, पी अगर प्रेशर है बच्चों, तो प्रेशर से जो भी चीज जुड़ रही है वो भी क्या होनी चाहिए? प्रेशर ही होनी चाहिए। सहमत होगी नहीं? अब कौन जुड़ रहा है पी के साथ बताओ? ए अपॉन वी स्क्वायर, सिर्फ ए नहीं, ए अपॉन में वी स्क्वायर, बाकी भूल जाओ इक्वेशन। भैया अगर प्रेशर से कोई जुड़ रहा है तो पक्का प्रेशर जैसा ही चीज जुड़ रहा होगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? तो मैं ये बोलूंगा कि पूरे ए बाई वी स्क्वायर का जो यूनिट होगा या डायमेंशन होगा, बेसिकली किसके डायमेंशन के बराबर होगा? प्रेशर के डायमेंशन के। क्या मैंने गलत लिखा तो बोलो। अब मुझे ये बात पता है प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है। कैसे भाई? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला सब बच्चों ने क्या पढ़ा है? बोलो। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का डायमेंशन बोलो क्या होता है? m1 l1 t-2। और एरिया होता है बच्चों एल स्क्वायर में। अरे एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। मैंने सिखाया एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो भी वही आएगा एल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? तो मुझे बताना जरा कितना आएगा बच्चों? m1 एक जेल कटेगा l-1 t-2। सो ये प्रेशर इज m1 l-1 t-2। सो गाइस मेरा जो प्रेशर है ना वो आने वाला है m1 l-1 एंड t-2। ये मेरा प्रेशर है। ये बोलो क्या है? प्रेशर। सही है? और बोलो ए का डायमेंशन निकालना था, नीचे वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, लिखा है बकायदा वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम का डायमेंशन बोलो क्या होता है? एल क्यूब। वॉल्यूम होता है एल क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। मीटर क्यूब में लिखते थे वॉल्यूम को हम 10th क्लास तक, लिखते थे कि नहीं लिखते थे? सो वॉल्यूम का डायमेंशन है एल क्यूब। अब बोलो एल क्यूब का भी बोलो क्या होएगा? स्क्वायर। अरे वी का स्क्वायर है यार, तो बोलो कितना आएगा? बोलो ए अपॉन में बोलो क्या आएगा? एल का पावर 6। एल का पावर 6। और बोलो कितना? पावर मल्टीप्लाई होती है हमेशा। बोलो कितना आएगा ये? m1 l-1 t-2। और जब ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होने तो हो जाएगा a m1 l-1 t-2। और l 6 है, बताओ। अब l के बेस सेम होने पर उनकी पावर ऐड होगी, तो -1 और 6 बोलो कितना हो जाएगा? 5। तो बोलो कितना डायमेंशन आ जाएगा? m1
L5 और T-2। बच्चों मैं तुम्हें बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं, मतलब कि तुम लोगों को लास्ट टू लास्ट आपके स्कूल के एग्जाम्स में कोई और क्वेश्चंस आएंगे ना तो यही आने वाले हैं, ठीक है ना, लास्ट टू लास्ट। ये मुश्किल से मुश्किल प्रिंसिपल होमोजेनिटी पे है, अदरवाइज बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भी कोई खास मुश्किल कैटेगरी है। क्लियर है कि नहीं, हो पाएगा। अब समझ में आ गई वाली चीज। अब मुझे सोच के बताओ बी क्या होना चाहिए, वॉल्यूम, क्योंकि अगर ये वॉल्यूम है तो घटने वाली चीज भी क्या होगी, पूरी वॉल्यूम ही होगी। सो मैंने कहा यार बी भी वॉल्यूम ही होगा, सो मैंने कहा बी कुछ नहीं है सर, बी पक्का वॉल्यूम ही होगा। इसका मतलब बी का डायमेंशन बोलो क्या होगा, L3। तो बी तो बड़ी आसानी से आ गया बच्चों, बी में तो कोई दिक्कत करनी नहीं पड़े में, ठीक है। उसके बाद बच्चों सी का डायमेंशन कैसे निकलेगा, कौन बच्चा बताएगा सी का क्या एग्जैक्ट डायमेंशन। हाँ बोलो जो सी का डायमेंशन प्रेशर होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। नेट डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर क्या आएगा, M1 L8 T-2, M1 L8 T-2। ये मुझे गलत लग रहा है, गलत है। और कोई 1 वर्क के बराबर आएगा, मतलब क्या डायमेंशन आएगा, M1 L2 T-2। तान्या ने बोला M1 L2 T-2, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सही है, आपको क्या लग रहा है, करके देखें। चलिए अब आप मुझे एक बात देखिएगा बच्चों, सी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, आप थोड़ा सोच के देखेंगे। यहां ये प्रेशर है और पक्का ये भी प्रेशर ही होगा, तो प्रेशर में प्रेशर जुड़ेगा तो बोलो क्या आएगा, प्रेशर ही आएगा। अरे यार कुछ बार प्रेशर में कुछ बार प्रेशर जोड़ तो क्या आएगा, बोलो प्रेशर ही आएगा। तो पूरी इन दोनों को जोड़ने के बाद जो यहां यूनिट क्रिएट होगी, जो यहां यूनिट क्रिएट होगी वो किसकी यूनिट होगी, बोलो प्रेशर की। तो मैंने बोला सर जो सी होने वाला है वो क्या होने वाला है, जो सी होने वाला है वो क्या होने वाला है, प्रेशर। क्या होने वाला है, बोलो प्रेशर इनटू में, अब समझो वॉल्यूम माइनस में, ये भी वॉल्यूम ही होगा। अब आप उज्जवल सोच रहे हैं वॉल्यूम से वॉल्यूम घट गया सर तो डायमेंशन चली गई, लेकिन ये किसने कहा कि वी और बी बराबर है, सोचो। अब ये वॉल्यूम मान लो आपका 10 मीटर क्यूब है और ये वाला 3 मीटर क्यूब है, तो 7 मीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा। तो वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम वॉल्यूम आएगा, प्रेशर प्लस प्रेशर प्रेशर आएगा, प्रेशर घटा प्रेशर प्रेशर ही आएगा। अरे क्या बोल रहे हैं सर, सही बोल रहा हूं। तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम जाएगा तो बोलो क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो मैंने कहा जो सी है ना वो किसके बराबर है, इन दोनों को जोड़ने पे नेट फिजिकल क्वांटिटी बनने वाली है प्रेशर की, और इन दोनों को घटाने के बाद नेट फिजिकल क्वांटिटी बनने वाली है वॉल्यूम की। तो मेरा जो सी है बोलो क्या आने वाला है, प्रेशर इनटू में क्या, वॉल्यूम। अरे यार नहीं आया भाई समझ, पक्का बताओ। धीरे धीरे सीख रहे हैं हम, धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और क्लियर होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा कि सी जो आएगा। और अब लग रहा है आसान था कि प्रेशर जमा प्रेशर, बिल्कुल नहीं है बात समझने वाली, प्रेशर जमा प्रेशर प्रेशर आएगा, वॉल्यूम में से वॉल्यूम जाएगा वॉल्यूम आएगा। सो बेसिकली सी जो है वो क्या होगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब प्रेशर का डायमेंशन क्या है मुझे पता है। अब आप कहेंगे सर ये अलग अलग डायमेंशन वाली चीजें मल्टीप्लाई तो हो सकती है, इसने बोला मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, फोर्स नहीं होता, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो मेरी बात को समझना है बच्चों, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम है, तो प्रेशर का डायमेंशन बोलो क्या आएगा, M1 L-1 T-2, और वॉल्यूम का डायमेंशन है बच्चों L3, क्या है बोलो L3, बोलो कितना आ जाएगा, M1 बेस सेम होने में पावर ऐड होगा, L2 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। इसका मतलब तान्या ने जो आंसर करा था बिल्कुल करेक्ट करा था, वेरी गुड बच्चे, ठीक है। सो ये आंसर करेक्ट है, ये वाला आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी गलतियां होंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आना मेन है कि गलतियां करने के बाद वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हर्षित नहीं आया समझ में, पक्की बात है, हाँ बोलो। यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला ही तो रखेंगे, नहीं डायमेंशन क्या रखोगे फिर, फोर्स अपॉन एरिया। नहीं नहीं, आपको देखो एक सिंपल सी बात समझनी है, अगर ये प्रेशर है मतलब ये बार में होगा तो ये पूरा A/V² भी किसमें होगा, बार में होगा, समझो इस बात को, है ना। ये अगर बार में है जो प्रेशर का यूनिट है तो ये भी किसमें होगा, बार में होगा। तो मैं ये कहता हूँ A/V² का यूनिट वही होगा जो प्रेशर का यूनिट होगा, या जो यूनिट जो होता है वही तो डायमेंशन में फॉर्मूले में आएगा बेसिकली। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है, तो मैंने कहा A/V² का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा, सेम ही होगा, तभी तो वो जुड़ रहे हैं बेसिकली, क्योंकि जुड़ चीजें तभी सकती हैं जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, सेम, कि मास से मास ही जुड़ता है, फोर्स से फोर्स ही जुड़ता है, प्रेशर से प्रेशर ही जुड़ता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये प्रेशर है तो A/V² भी पूरा क्या होगा, प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशन है ये, तो A/V² का डायमेंशन भी क्या होगा, यही होगा। अब V² मतलब कि L³ का स्क्वायर, L6 बन गया, वो L6 को वहां ले गया, बन गया बेसिकली,
क्लियर है? आपने जितने भी अब तक क्वेश्चन करे ना, सब में मैं एक ही स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, बस तुम्हें फोकस करना है उन चीजों को। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रहा समझ में? हाँ, मुश्किल क्वेश्चन करते हुए मुश्किल लगे, लेकिन समझाने के बाद आसान लगना चाहिए यार। समझाने के बाद आसान लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए बच्चों। मैं बदल दूंगा हर बार क्वेश्चन, बिल्कुल पिछले जैसा नहीं दूंगा। अच्छा, अब आप कहेंगे बच्चे की सर यूनिट तो आपने बताया नहीं कि यूनिट कैसे निकालनी है, हमें तो डायमेंशनल फॉर्मूला सिखाया आपने। तो बच्चों आप क्या करो ना, आप डायमेंशनल फॉर्मूला ही निकालो, आप डायमेंशनल फॉर्मूला ही निकालो, फिर यूनिट तो उससे बन जाएगा ना। जैसे कि मानो डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ गया m1l1t-2, तो बोलो यूनिट क्या बन जाएगा सब बच्चे? यूनिट क्या बन जाएगा? मास का क्या होता है? केजी। लेंथ का बोलो क्या होता है? मीटर। और सेकंड टाइम का होगा सेकंड। ऐसे बन जाएगा यूनिट जो है बेसिकली। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आने का मतलब यूनिट अपने आप आ जाना। सो गाइस, क्वेश्चन के ऑप्शंस भी मैं आपको इस बार दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर एस की पावर 1। बी ऑप्शन है kg-1 मीटर 3 एस की पावर 1। सी ऑप्शन है kg-1 मीटर क्यूब एस की पावर -2। एंड डी ऑप्शन है kg-1 मीटर 1 एस की पावर 3। हो जाओ शुरू, बढ़िया से करके दिखा दो। नहीं आ रहा? अरे इतना मुश्किल तो बच्चों में दे भी नहीं था कुछ, तुम लोग पता नहीं कहाँ फंस जा रहे हो। ये मुश्किल लग रहा है, लग रहा है। कितना? बी?
बी ऑप्शन kg-1 मीटर क्यूब एंड सेकेंड। तो भाई एक बच्चा तो बी ऑप्शन को फेवर कर रहा है। स्वास्तिक क्या लगता है? नहीं केजी में है, ग्राम में क्यों आ रहा है? उसको केजी कर दो, ग्राम में क्यों? बी ऑप्शन जाएगा। सो बी ऑप्शन दो बच्चों की तरफ से आंसर आ रहा है भाई। आप लोग बाकी डी, ओके डी भी आ रहा है कोई बच्चा? तान्या, रुषि, काजल, खुशी, कोई बच्चे का आंसर नहीं आ रहा? बी, ओके बी ऑप्शन, ओके आपका हरमन बी आ रहा है? नहीं आ रहा? आना चाहिए यार। अब सौरभ बी ऑप्शन, सबने वो पकड़ लिया है बी है, आ रहा है बी। प्रिंस डी, प्रिंस डी कह रहा है ना? सेकंड का डी आएगा है? चलो चलो मान लेते हैं आपकी बात। सो गाइज देखिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है आप लोगों को। इस क्वेश्चन को तो चलो अगले पेज पे भेज देते हैं। आ जाओ भाई, अब समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोगों को समझना पड़ेगा बच्चों। अब ये क्वेश्चंस बनने चाहिए, ठीक है। प्रेशर बराबर में ए माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में बीटी है। प्रेशर बराबर में ए माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में बीटी है। उसने ए का तो डायमेंशन पूछा ही नहीं है, लेकिन ए का भी मैं पूछूं तो आपको आना चाहिए बच्चों। अब मुझे तुम एक बात बताओ, अगर ये पी प्रेशर है, आपको लग रहा है हर बार क्वेश्चन बदल जा रहा है, बदल कुछ नहीं रहा, चीजें वही है। और एक्स तुम्हें पता है बेसिकली, एक्स बोलो क्या है? डिस्टेंस है जो कि मीटर्स में है, और टी बोलो क्या है? टाइम है। तो मुझे एक्स का पता है और टी का पता है। अब मुझे एक छोटी सी बात का आप लोग जवाब देना बच्चों। अगर जो मेरा डायमेंशन एक्स स्क्वायर का होगा वही डायमेंशन किसका होगा? ए का भी होगा। पक्की बात है? पक्की बात है ना? जो डायमेंशन ए का होगा वही डायमेंशन किसका होगा? एक्स स्क्वायर का। या एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशन है वही ए स्क्वायर का होगा। मतलब एक्स किस में होगा बोलो? मीटर स्क्वायर में। एक्स किस में होगा? मीटर स्क्वायर में। तो मेरा ए भी किस में होगा? मीटर स्क्वायर में। और मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर क्या आएगा? मीटर स्क्वायर ही आएगा। अरे भैया 20 मीटर स्क्वायर में से 10 मीटर स्क्वायर जाएगा तो कितना आएगा? 10 मीटर स्क्वायर आएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब चीजें घटती हैं जुड़ती है ना, तो उनका डायमेंशन सेम होता है और रिजल्ट भी सेम डायमेंशन वाला ही आता है। बोला है कि नहीं? मेरा मेन फोकस बी के ऊपर है, मेरा टारगेट ही बी है। तो मैं वैसे क्या बोलूंगा बच्चों, मुझे सब बच्चे प्रेशर की डायमेंशन बताओ कितनी होती है? तो प्रेशर की डायमेंशन होती है m1 T-2। ओके गाइस फोकस करिएगा बोर्ड पे, इसकी डायमेंशन मैंने लिख दी। नीचे मेरे को बी का डायमेंशन पता नहीं है, मुझे बी का डायमेंशन निकालना है। टी का डायमेंशन मैंने बोलो क्या लिख दिया? टी लिख दिया। क्या लिख दिया बोलो? टी। कोई दिक्कत है? अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का डायमेंशन बोलो क्या है? एल स्क्वायर। और मुझे बताओ ए का डायमेंशन क्या है? तो मैं एक बात तो पक्की है कि ए का डायमेंशन भी पक्का एल स्क्वायर ही होगा, ये सोचने वाली कोई बात नहीं है। तो मैं बोलूंगा ए का डायमेंशन भी बोलो क्या होगा? क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर मतलब जब वो चीज किससे घट रही है तो बेसिकली दोनों का डायमेंशन बोलो क्या होगा? सेम। तो मैं बोलूंगा कि ऊपर भी ये होगा एल स्क्वायर और ये भी बोलो क्या होगा? एल स्क्वायर। और एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अब बदल चुका है थोड़ा सा, मैथ्स हमारा ना। एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 10 तक तो जीरो बोल रहे थे, लेकिन एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डायमेंशनल वाइज हम क्या बोलेंगे? बोलो एल स्क्वायर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि टाइम में तो टाइम कटेगा, टाइम ही आएगा बेसिकली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप मैग्नीट्यूड पे काम नहीं कर रहे हैं, आप डायमेंशंस पे काम कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर इसका माइनस इसका अगर करोगे भी, अगर इन दोनों को माइनस भी करोगे सर, तो बोलो क्या आएगा बच्चों? एल स्क्वायर ही आने वाला है। क्लियर हुआ? और अब मुझे बता, तुम बता दो फटाफट से कि भैया बी निकालना है, तो बी को मैं इधर ले आया, बी को ऊपर ले आया, इसको नीचे ले आया। बोलो कितना आ जाएगा? m1 l-1 t-2। और बच्चों यहां पर t ऑलरेडी है, बस अब एडजस्ट करो, इसको एडजस्ट करो। बोलो कितना आएगा? एल को देखो, पहले m को देख लो। m 1 है तो ऊपर जाके बोलो क्या हो जाएगा? m-1। l देखो l 2 है और l-1 है, तो l-1 ऊपर जाएगा, l+1 हो जाएगा। और 2 में 1 जुड़ेगा तो बोलो कितना हो जाएगा? l3 हो जाएगा बेसिकली। अरे नहीं आया समझ में? -1 ऊपर जाएगा और t-2 और t1 है तो नीचे बचेगा t-1 और t-1 ऊपर जाएगा तो बोलो क्या बन जाएगा? t+1। तो ये बन गया कुछ ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन खुद नहीं कर पा रहा लेकिन समझाने के बाद समझ में आना जरूरी है। तो अब इसको देख लीजिए और इसकी यूनिट बताइए क्या बनेगी। तो इसकी यूनिट इस हिसाब से बनने वाली है, मुझे लगता है अभी ऑप्शन वाले करेक्ट हो चुके हैं। तो केजी की -1 और मीटर का क्यूब और सेकंड की 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुश्किल था क्या? आप मुझे बताइए, करने के बाद मुश्किल लगा क्या? बहुत आसान है ना? और मैं तुम्हें क्या है ना, देखो पता है क्या है, हम हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि तुम्हारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए ना तुम फंसो ना। तो मैं तुमसे हर टाइप अभी के अभी डिस्कस कर लूंगा। हमें हर अगला क्वेश्चन हो सकता है ऐसा लगे कि यार ये नहीं आता,
लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको टाइप्स डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए ऐसा लग सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ स्वास्तिक, हाँ अगर ऑप्शंस नहीं दिए, अगर एक चीज पूछ रहे तो एक ही नंबर का आएगा, और अगर ये ए के बारे में पूछता, बी के बारे में पूछता तो 2 नंबर का हो जाता। ठीक है, से डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि उसने कितनी चीजें पूछी है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन बड़ा शानदार सा है, बड़ा आसान भी है ये क्वेश्चन। बताओ कितना एक आंसर करोगे इसका? हाँ बोलो। डी ऑप्शन। v वेलोसिटी है, t टाइम है और t टाइम है। कह रहा है बताओ जरा b का डायमेंशन क्या होगा। यार ये तो कर दो, ये तो कर दो। अगर तुमने ये नहीं करा ना फिर तो तुम मेरे को बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हें समझ में आ रही है। सही बता रहा हूँ। हो गया महंगे? आसान है ना? मुश्किल लगा टॉपिक? ये इजी है। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, हद से हद बता रहा हूँ, ऐसे आएंगे, इनसे आसान आएंगे नहीं तो तुम्हें। ठीक है, तुम्हें जितना करा रहा हूँ तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स के लिए मोर देन इनफ है। जितना तुम कर रहे हो स्कूल के एग्जाम में इससे नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएंगी चीजें। ये तो मैंने आसान दिया, ये तो होना चाहिए यार। आ गया? नहीं आया अर्जित? अरे मुन्ना आसान है ये तो क्वेश्चन। v बराबर में कितना है? डी ऑप्शन है। v बराबर में 80 प्लस में bt स्क्वायर है। अब मुझे बताओ अगर ये वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी है तो पूरा 80 भी वेलोसिटी होगा ना कुल, और bt स्क्वायर भी बोलो क्या होगा? वेलोसिटी होगा। 80 भी वेलोसिटी होगा, bt स्क्वायर भी क्या होगा? वेलोसिटी होगा। और मुझे b निकालना है तो मैंने फोकस करा bt स्क्वायर पे, तो bt स्क्वायर मेरा वेलोसिटी होगा। और अगर bt स्क्वायर मेरा वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी का डायमेंशन बोलो क्या होता है? lt माइनस 1, b तो b है, और टाइम का स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर। b बराबर हो जाएगा lt माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर, और t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बनेगा t की माइनस 2, और t की माइनस 2 और माइनस 1 हो जाएगा t की माइनस 3। तो बोलो क्या बनेगा? lt माइनस 3। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गेट माई पॉइंट और नॉट? ये मुश्किल तो नहीं है ना? पक्का? फिर हो क्यों नहीं रहे? चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर तो डाला ही नहीं है, कोई नहीं, क्वेश्चन देख लो बस। कौन सी पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम है? या वर्क का और पावर का डायमेंशन सेम है? इसके लिए आपको सबकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, निकाल के देख सकते हैं। हालांकि वर्क और पावर का डायमेंशन सेम इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज हमें पता है कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। क्या होता है बोलो? तो दोनों का डायमेंशन कैसे सेम हो सकता है? क्योंकि वर्क ये रहा और टाइम से डिवाइड हो जाएगा तो पावर का डायमेंशन तो अलग आ जाएगा। या तुम्हें याद हो कि वर्क का डायमेंशन कितना होता है? तुम्हें पता हो वर्क का डायमेंशन होता है m1 l2 t-2, और नहीं याद है तो तुम निकाल लो ना यार। वर्क कैसे आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। बोलो फोर्स का आता है कि नहीं आता? वही चीज अगर पावर का निकालोगे तो वर्क का है m1 l2 t-2 अपॉन में t, तो ये बनेगा m1 l2 t-3। अरे मैंने निकालने सिखाई कि नहीं सिखाई? तो मुझे पता है पावर और वर्क का तो डायमेंशन सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कट कर देते हैं। मोमेंटम और एनर्जी का, सो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूले पे जाऊंगा तो बनेगा m, और वेलोसिटी का होता है lt माइनस 1, तो मोमेंटम का डायमेंशन है m1 l1 t माइनस 1। बट मैं अगर एनर्जी की बात करूं, कहोगे सर एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला? अरे एनर्जी का फॉर्मूला जो तुम्हारे दिल में है वो वाला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला जानते हो? काइनेटिक एनर्जी का जानते हो? जानते सर काइनेटिक एनर्जी का बोलो क्या? हाफ mv स्क्वायर। या तो काइनेटिक एनर्जी का देख लो या पोटेंशियल एनर्जी का देख लो, mgh, किसी से भी निकाल लो यार। तो मैंने कहा वो तो मास इनटू वेलोसिटी है, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर है, डायमेंशन सेम आने का चांस वैसे भी। ये मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूं कि तुम डायरेक्ट भी सोच सकते हो, ठीक है? लेकिन निकालना चाहो तो बोलो कितना आएगा? मास का आएगा m, वेलोसिटी का बोलो क्या आएगा? lt माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो कितना आएगा? m1 l2 t-2, और ये डायमेंशन आएगा। तो अलग अलग डायमेंशन है तो ये भी नहीं है। फोर्स एंड पावर ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन तुम्हें पता है m1 l1 t-2 होता है, और पावर का ये रहा, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। बट वर्क और एनर्जी, तो वर्क का डायमेंशन देखो m1 l2 t-2, एनर्जी का m1 l2 t-2। यस, वर्क एंड एनर्जी हैव द सेम डायमेंशंस। इज दिस फाइन? सो नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड लास्ट क्वेश्चन भी सबसे हटके होने वाला है, ठीक है? अगला क्वेश्चन भी सबसे हटके ही है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन आपके सामने ये है बच्चों, आइंस्टाइन ने एक बड़ी जबरदस्त इक्वेशन दी थी, तुम्हें पता है? वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। E=mc² तो था, उसके अलावा भी ये इक्वेशन दी थी उन्होंने रेस्ट मास और मोशन मास की, कि एक ऑब्जेक्ट का मास जब चल रहा होता है तो उस समय चेंज होता है, वो किस तरीके से होता है, वो उन्होंने बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट दिया था। बाद में बताऊंगा, टाइम बच गया तो आज ही बता दूंगा, नहीं तो तुम्हें बस इक्वेशन पे ध्यान देना है।
देखो बच्चों, हमें यहाँ कितना मर्जी मुश्किल लग जाए, हम ये चाहेंगे कि आपको पेपर में कोई क्वेश्चन मुश्किल ना लगे, इसलिए हम यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास में लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर में आएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम लगेगी कि सर ने कराया नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल भी डील करने को तैयार है, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है उससे कि भैया ये क्या आ गया, ये मास है, ये भी कहते हैं मास ही है। ठीक है, दोनों ही मास है। ठीक है, और ये 1 है, और वो v जो है बच्चों क्या है, वेलोसिटी है, v इज वेलोसिटी। ए के बारे में हमें बता लगाना है, ए कौन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए। ऑप्शंस दूं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सी ऑप्शन। चलो भाई, बच्चे का आंसर आया सी ऑप्शन, बाकी बच्चे सी ऑप्शन। बस उसे इतने समय में आ जाना चाहिए, ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन है नहीं। 1 टाइम क्लिक करेगा ये क्वेश्चन, वो क्लिक कर गया तो ठीक है, नहीं करा तो नहीं बनना, सिंपल सी चीज़ है। सी ऑप्शन है। अच्छा, कैसे लग रहा है सी ऑप्शन है? हैं? कैसे? देखो एक छोटी सी चीज़ सोचो, नकुल यहाँ पर देखो, बच्चों एक बात बताओ, वो मास है, वो मास है, बराबर है वैसे, और मैं ये कहूंगा कि जैसे ये 1 है और ये -v²/a² ये वेलोसिटी है, यार 1 तो भैया एक कांस्टेंट है और उसका कोई डायमेंशन, ये कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा, मतलब उसका m0 l0 t0 होगा। और मैंने क्या बोला, जब भी चीजें जुड़ती हैं घटती हैं। आप मुझे बताओ, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि किसी कांस्टेंट में से बोलो 5 में से ना 2 kg घटा दो, लेकिन ये नंबर 5 ही है बस, kg वेजी कुछ नहीं बताया, क्या ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? किसी कांस्टेंट में से क्या आप लोग ऐसे किसी डायमेंशन को घटा सकते हो? नहीं, कांस्टेंट से कांस्टेंट घटेगा, 5 में से 2 कम हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती 5 में से 2 kg घटा दिया, 5 में से 2 सेकंड घटा दिया। अरे होना चाहिए तो फिर वो भी सेकंड ही होना चाहिए, बोलो क्लियर है कि नहीं? बट अगर वो बोल रहा है कि ये कांस्टेंट है, मतलब इसका कोई भी यूनिट डायमेंशन नहीं है इसका कोई भी, तो ध्यान रखना v² में a भी एक डायमेंशन लेस चीज होनी चाहिए। v² में a भी बोलो क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस, क्योंकि जब भी चीजें जुड़ती हैं या घटती हैं उनका डायमेंशन बोलो क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर 1 का कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है, m0 l0 t0 टाइप का है, तो मेरा जो v²/a² है वो भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बोलो, डायमेंशन लेस। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर 1 डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन होना चाहिए, कांस्टेंट जैसा कुछ होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा v² में a जो है ना, ये एक डायमेंशन लेस चीज होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बोलो? और क्यों होनी चाहिए डायमेंशन लेस, यार समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि सर कांस्टेंट है ना, 1 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट ही घटता है बस। 1 में से मान लो 0.5 घट जाएगा, 1 में से 0.4 घट जाएगा, कुछ भी घटेगा, 1 में से घटेगा, लेकिन नंबर ही घटेगा, उसका कोई यूनिट होना ऐसा नहीं हो सकता कि 1 में से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर घटा दो, तो मतलब नहीं है ना, कैसे घटाओगे? तो सेम डायमेंशन वाली चीजें ही घटती और जुड़ती हैं। अगर इसका कोई डायमेंशन नहीं है तो उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा v² में एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, और डायमेंशन लेस का मतलब होता है m0 l0 t0 v² अपन में a है, तो v तो बच्चों वेलोसिटी है, v तो बच्चों क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी बोलो क्या होती है, lt-1, इसका होगा स्क्वायर डिवाइड बाय आएगा a। तो बोलो a का डायमेंशन कितना आ गया, a को ले जाओ उधर, उसको ले आओ नीचे, और उसको लेके भी आओगे तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो 0 0 0 ही है सब कुछ। तो बोलो a कितना आ जाएगा बच्चों, l2 t-2। कौन सा ऑप्शन है, l2 t-2? l2 t-2 ऑप्शन नंबर सी है। बच्चों मुश्किल लग रही है कि ये वाली बात भी समझने के बाद मुश्किल लग रही है क्या है? ये 1 अगर मेरा कांस्टेंट है तो v²/a भी पूरा का पूरा बोलो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए उसका। सो मैंने उसकी डायमेंशन मानी ही नहीं कि v²/a² पूरा डायमेंशन लेस चीज होगा भाई, और डायमेंशन लेस चीज होने के लिए मेरे को समझ में आता है फिर a का क्या होना पड़ेगा। तो वो बात पता है क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये जो a है बेसिकली l² t-2, आप कहीं सर किसकी डायमेंशन होती है बेसिकली? आप एक बात बताओ, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, सब बच्चे ध्यान से, lt-1, और lt-1 का स्क्वायर हुआ होगा तो क्या बना होगा, l² t-2।
वो कह रहे हैं ए भी ना एल स्क्वायर टी माइनस 2 ही रहा होगा पक्का, तभी पूरा कट के डायमेंशन खत्म हो गया होगा। जैसे अगर ऊपर भी मास है 5 केजी और नीचे भी मास है 2 केजी, तो केजी से केजी कट के रेशियो आएगा 5/2, मास कट जाएगा ना। अरे कटेगा कि नहीं कटेगा? रेशियोज में भैया ऊपर नीचे यूनिट पूरी पूरी कट सकती है, कट सकती है कि नहीं कट सकती? तो वही बात आ रही है बच्चों कि अगर ये कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर बाय में ए को कांस्टेंट होने के लिए डायमेंशन लेस होने के लिए जो डायमेंशन वी स्क्वायर की बने वही बोलो किसकी बननी चाहिए? ए की, वही बननी चाहिए ए की, तभी वो ऊपर नीचे कट जाएगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा और वो भी कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब इस बात को चलो भाई, डायमेंशन फॉर्मूले वाली बातें सारी खत्म होती हैं, ठीक है। मैंने हर वैरायटी का तुम्हें क्वेश्चन करा दिया, तुम्हें वो ऐसे फंसाए तुम्हें वैसे फंसाए, किसी भी तरीके से अगर तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा तुम लोग अब डील कर लोगे, मेरे को पता है। अगर तुमने मेरे सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं तो डेफिनेटली डील हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट मैं इसका दे दूंगा आप लोगों को, और उसमें 10 से 12 क्वेश्चन होंगे इसी तरह के, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा थोड़ी सी बात बस 2 मिनट की, ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताई बड़ी कमाल की इक्वेशन है, हम इसको लेके थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। कहाँ करें इसकी चर्चा? इधर कर ले। सो गाइज आपके पास ये मैं बस बता रहा हूं आप लोगों को क्या चीज है, बड़ी कमाल की इक्वेशन दी आइंस्टाइन ने। ये इक्वेशन ऐसी थी बच्चों, m is equals to m naught upon में 1 minus v square by c square। अब हम टॉपिक से बाहर आ चुके हैं, अब हम थोड़ा सा जनरल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। आए समझ में बहुत बढ़िया, नहीं आए तो छोड़ देना, ठीक है ना, कोई इसका पेपर से लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए सो गाइस ये जो मास होता है ना बच्चों, ये होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट या मूविंग मास बोलते हैं इसको बोलते हैं मूविंग मास। अभी मूविंग मास बताता हूं क्या चीज है। और ये होता है बच्चों रेस्ट मास। इसको m नॉट लिखने का मतलब होता है, ये मास होता है जब किसी चीज की कोई चीज रुकी हुई होती है तब उसका मास जो होता है वो रेस्ट मास होता है, उसको बोलते हैं m0, ठीक है, m नॉट बोलते हैं। v होता है बच्चों स्पीड या वेलोसिटी बोल दो, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। और c क्या होता है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट। c क्या होता है? वी ऑल नो दैट स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। वो जो नीचे जो a दिया हुआ था ना, वो कुछ नहीं था, वो स्पीड ऑफ लाइट ही था, वो स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर था। तो स्पीड ऑफ लाइट वो स्पीड ही है ना, वो भी स्पीड ही है। अब नीचे भी स्पीड है ऊपर भी स्पीड है, दोनों का स्क्वायर हो रहा है, डायमेंशन तो कट जानी ना वैसे। तो एक्चुअल फॉर्मूला ये वाला होता है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कि c बोलो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, है ना। मेरी बात को अच्छे से सुनना है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। और ये क्या बताना चाह रहा है? तो भैया आइंस्टाइन ने पता क्या कहा? आइंस्टाइन ने कहा कि कोई चीज जब रुकी हुई होती है, आप रुके हुए उस समय, तो आपका जो मास है वो अभी m नॉट है। कितना है बोलो? m नॉट। लेकिन जब आप चलेंगे ना, भागेंगे, तो बेसिकली आपका मास चेंज होगा। अब आपको मेरा तो चेंज नहीं होता, उसके पीछे उन्होंने थ्योरी समझाने की कोशिश करी कि चेंज कब होगा उसको समझिए। अच्छा आप लोगों ने एक चीज सुनी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा, क्योंकि अगर ये ऐसा हो गया ना तो ये बेसिकली टाइम ट्रेवल वाले कॉन्सेप्ट को लेके आया था। बताऊंगा किस तरीके से। आपको बस ध्यान रखना है कि कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज कोई चीज नहीं चल सकती। आज मैं प्रूव कर दूंगा ये चीज, इस फॉर्मूले से प्रूव कर दूंगा, ध्यान सुनना। अभी आप बात करते हैं कि आप जब भागते हुए घर पे जाते हो तो आपका मास चेंज क्यों नहीं होता। इन्होंने कहा कि ये मूविंग मास है, मूविंग मास मतलब जब चल रहे हैं उसका मास है, और ये बोलो आपका क्या है? बोलो रेस्ट मास है। अब मान लो कि आप कितनी वेलोसिटी से चल रहे हो, आप बताओ घर पे कितनी तेज भागते हुए जाओगे? 10 की स्पीड से। और 10 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा होता है वैसे। 10 मीटर पर सेकंड समझ रहे हो? 1 मीटर इतना होता है, 10 मीटर की छलांग मारते हुए 1 सेकंड में जाना संभव नहीं है आपके लिए। मैं फिर भी मान लेता हूं आप कितनी स्पीड से चल रहे हो? 10 मीटर पर सेकंड चल रहे हो। अगर 10 मीटर पर सेकंड चल रहे हो, 10 का स्क्वायर होएगा। और नीचे बोलो स्पीड ऑफ लाइट। बच्चों स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10 की पावर क्या बोलो? 8। उसका स्क्वायर होएगा। अरे उसका स्क्वायर होएगा। और ये कर देंगे ऐसे करके, सॉल्व करेंगे पर कितना आने वाला है? ध्यान देना कितना आने वाला है। ये आएगा m नॉट, ये आएगा 1 माइनस में, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये है 10 की पावर 2 और नीचे है 10 की पावर 16। 10 की पावर, ये 8 का स्क्वायर होगा, बोलो क्या बनेगा? 10 की पावर 16। अब 10 की पावर 2 से 10 की पावर 16 कटेगा, 10 की पावर 14 फिर भी बचेगा, 10 की पावर 14 फिर भी बचेगा। ध्यान सुनो, 3 को फिर भूल जाओ, कैलकुलेशन पर्पस के लिए 3 को भूल जाओ। अब सोचो कि 1 अपॉन में 10 की पावर 14, 1 अपॉन में 10 की पावर, ये नंबर एक्चुअली में पता कैसा है? अरे ऐसे करके 13 बार 0 आएगा, फिर 1 आएगा। अब सोचो 1 में से इतना छोटा नंबर घट रहा है, लगभग 0 जैसा नंबर घट रहा है। कैसा घट रहा है बोलो? 0 जैसा नंबर। तो ये आपका v जो है ना वो इतना कम है c से कि अगर मैं v स्क्वायर बाय c स्क्वायर का रेशियो देखो तो वो लगभग 0.00000 कुछ आने वाला है। बात समझ में आई? क्यों आने वाला है बताओ? क्योंकि आपकी स्पीड होने वाली है 10-20 मीटर पर सेकंड, और जो c चल रहा है मतलब स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है बोलो? 10 to the power 8। अब भूलिए मत, 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। इट इज नियरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से लाइट चलती है। तो आपकी स्पीड होने वाली 10-20 की, और उसकी होने वाली है 3 लाख के करीबी किलोमीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में तो इतनी। अगर मैं उसको डिवाइड करूंगा तो कोई छोटा नंबर बहुत बड़े नंबर से डिवाइड होके 0 जैसे ही रहेगा। अरे यार नहीं है समझ में? कोई बहुत छोटा नंबर कोई बहुत बड़े नंबर से डिवाइड होकर कैसा रहेगा? लगभग नियरली 0 रहेगा। नियरली क्या रहेगा?
अरे नियरली क्या, लगभग जीरो ही है, नेग्लिजिबल है। तो 1 में से लगभग जीरो जैसी चीज मास कम हुई। अगर 1 में से कुछ माइनस ही नहीं हुआ बेसिकली, तो बेसिकली कितना आ गया बोलो, m बराबर m नॉट, मतलब आपका मूविंग मास और रेस्ट मास क्या होगा, सेम होगा। मूविंग मास और रेस्ट मास क्या होगा, सेम होगा। हाँ मैन, देखो ये चीज उन्होंने प्रूव करी है, अभी इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, वो एक अलग चीज है। पहले हम फॉर्मूले को समझ तो लें कि फॉर्मूला है क्या, है ना। उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा होगा तभी तो इक्वेशंस बनाई है ना। तो अभी पहले समझते हैं कि फॉर्मूले में बात क्या रही है। तो आपका मूविंग मास और रेस्ट मास बोलो क्या होता है, सेम होता है। अब लेकिन सोचो कि सपोज करो कि कोई चीज को हम बहुत तेज चला दें, किसी चीज को हम बहुत, अब तेज चला दो कितना, कह दो कि हम भी चला देंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 है ना, हम भी चला देंगे उसको 2 इंटू 10 की पावर 8 से। कितने चला देंगे, 2 इंटू, सपोज दैट 2 इंटू 10 की पावर 8। तो देखना क्या होने वाला है, m बराबर m नॉट 1 माइनस में, अब तुमने v इतना बढ़ा दिया 2 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, और नीचे भी हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो बच्चों इस बार ना तुम इस टर्म को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इस बार तुम इसको जीरो नहीं मान पाओगे। क्यों, क्योंकि ऊपर भी 10 की पावर 16, नीचे भी 10 की पावर 16, कट जाएगा। 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 3 का स्क्वायर बनेगा 9। अरे 4/9 भी आएगा तो 0 पॉइंट कुछ तो आएगा। अरे यार नहीं समझे, मतलब कि इस बार v स्क्वायर बाय c स्क्वायर नेग्लिजिबल, तो क्योंकि नेग्लिजिबल तब होता जब v बहुत कम होता और c बहुत ज्यादा होता। तो मैं बोलता न्यूमरेटर बहुत छोटा, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा, तो वैल्यू लगभग नियरली जीरो, और 1 में से कुछ जीरो जैसी चीज घटेगी तो 1 ही रहेगा, मास बराबर मास ही आएगा, मतलब कि मूविंग मास रेस्ट मास के बराबर आएगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड स्वास्तिक ज्यादा होने लग जाएगी तो क्या होगा बच्चे, अगर स्पीड ज्यादा होने लग जाएगी तो अब तुम v स्क्वायर बाय c स्क्वायर को नेग्लेक्ट, और मैं मान के चल रहा हूं कि स्पीड ऑफ लाइट अभी कम ही है, स्पीड ऑफ लाइट अभी मतलब जो हमारी स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम है, मतलब 2 इंटू 10 की पावर 8 जैसी है। लेकिन इस बार बच्चों मैं ये जरूर कहूंगा कि 4/9 आएगा, मतलब कहने का मतलब ये 0 पॉइंट कुछ तो आएगा, और इस बार 1 में से कुछ घट जाएगा, 1 में से कुछ, पक्का 1 में से कुछ घटेगा। अगर 1 में से कुछ घट गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, इस केस के मुकाबले डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा हो गया। डिनोमिनेटर छोटा हो गया, वैल्यू बढ़ गया, वैल्यू, तो आपका मूविंग मास क्या हो जाएगा, ज्यादा। जितना तेज आप चलने लगेंगे आपका मास क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा, सोचो, दिमाग लगाओ, क्योंकि जब आप तेज चलने लगेंगे तो क्या होगा, आपका v बढ़ने लगेगा, और जब v बढ़ने लगेगा तो v स्क्वायर बाय में c स्क्वायर अब नेग्लिजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि जितना v स्क्वायर बढ़ता जाएगा, जितना v स्क्वायर बढ़ता जाएगा, अभी मान के चलते स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं आए हम, स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं आए, लेकिन v स्क्वायर बढ़े जा रहा है। जब v स्क्वायर बढ़े जा रहा है तो v स्क्वायर बाय c स्क्वायर नेग्लिजिबल नहीं रहेगा, तो 1 में से कुछ घट जाएगा, डिनोमिनेटर जैसे ही कम होगा मास ज्यादा। मतलब जब आप बहुत तेज चलना स्टार्ट करते तो आपका मास क्या होने लगता है, गेन होने लगता है। मास क्या होने लगता है, गेन। जब आपका मास बढ़ेगा तो आपकी स्पीड वापस से क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, वापस स्पीड क्या हो जाएगी। एंड सपोज करो किसी ने अपनी स्पीड को कितना कर लिया, 3 इंटू 10 की पावर 8, कितना कर लिया, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर लिया, मतलब v हो गया c के बराबर, v हो गया तो c स्क्वायर बाय c स्क्वायर, कट के कितना आया 1, और 1 माइनस 1 कितना 0, 1 माइनस 1 कितना 0, एंड किसी के भी डिवाइड में अगर 0 आ गया तो बेसिकली मास कैसा हो गया, इनफाइनाइट। कैसा हो गया, मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट तक हम पहुंचेंगे ना तो हमारा मास इतना ज्यादा हैवी हो जाएगा, इतना ज्यादा हैवी हो जाएगा कि हमारी स्पीड उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो होता क्या है कि हम स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि मैं जितना तेज चलने लगता हूं मेरा मास क्या होने लगता है, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग बढ़ने लगता है। और जब मास मेरा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो मेरी स्पीड क्या होने लगेगी, स्लो डाउन होने लगेगी, बढ़ेगी नहीं, क्या होने लगेगी, स्लो डाउन। और स्पीड ऑफ लाइट तक तो पहुंचते वक्त मेरा मास क्या हो जाएगा, मूविंग मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर होता है कि नहीं होता। हालांकि इसके पीछे एक टाइम ट्रेवल का कांसेप्ट भी निकल के आता है बाद में, कि अगर हम किसी चीज को स्पीड ऑफ लाइट से तेज चला दे, समहाउ चला दे, तो यूनिवर्सल के कुछ लॉज कहते हैं कि अगर वो तेज चलने लग गया किसी चीज से तो फिर वो टाइम, जो हमारे यूनिवर्स का टाइम चल रहा है ना, वो टाइम का स्पीड चेंज हो जाएगा। और जिसे तुम टाइम ट्रैवलिंग कहते हो ना, जिसे तुम टाइम ट्रैवलिंग कहते हो, वो ऐसा हो जाएगा कि किसी एक फ्रेम में टाइम बहुत तेजी से चल रहा होगा और किसी एक फ्रेम में टाइम स्लो चल रहा होगा, क्योंकि कुछ रूल्स, यूनिवर्सल लॉज जो है ना यूनिवर्स के, टूटने नहीं चाहिए। अब ये जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये थोड़ी सी तुम्हें अभी कम समझ में आएगी, क्योंकि तुमने भी वो टाइम ट्रैवल की चीजें इतनी सुनी नहीं है, वॉर्महोल्स वगैरह के बारे में ज्यादा पता नहीं है। ठीक है, पता तो मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम कोई उससे तो है नहीं भैया, नासा इसरो के, उससे हम सीख के आए चीजों को। लेकिन आप लोगों से ज्यादा पता है, तो थोड़ी सी कभी चीजें टाइम मिलेगा तो उनको भी डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक मैंने तुमसे अभी डिस्कस किया ना, इसका पेपर से कोई लेना देना नहीं है। नहीं सोचो यार ये तो आएगा तो पेपर में, मेरे से तो होगा नहीं, तो तुम्हें सोचना भी नहीं है इसके बारे में। बस मैंने तुम्हें जस्ट एज ए क्वेश्चन दिया, तो मैं तुमसे बस वैसे ही डिस्कशन करना चाह रहा था कि इसका मतलब क्या है। कुछ तो आया समझ में, इसमें नहीं आया पक्का। ये m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर का मतलब क्या है। नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं क्या होता है, स्पीड जब हमारा कम होता है, जब स्पीड हमारा कम होता है, v कम होता है, तो v स्क्वायर बाय c स्क्वायर नियरली बोलो कितना होता है, 0 होता है। नियरली कितना होता है, 0। और जब 1 में से कुछ 0 घटेगा तो 1 ही रहेगा, मतलब हमारा मास, मूविंग मास और हमारा रेस्ट मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा, हमारा स्पीड बढ़ेगा, हम आएंगे, हम भी लाखों की स्पीड से चलने लगेंगे,
तब मैं वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को अब नेग्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अब वो वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, और 1 में से जब कुछ घट जाएगा तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, ज्यादा। मेरा मूविंग मास क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। मींस ऑब्जेक्ट विल गेन मास व्हेन इट इंक्रीज इट्स स्पीड। अब जब वो स्पीड को बढ़ाता है, बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट तक जाता है, तो उसका मास बढ़ने लगता है। मास बढ़ेगा तो वापस स्पीड क्या होने लगेगा, स्लो डाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट है। बात करेंगे अभी लास्ट। बच्चों तुम बस ये बताओ, ये तो छोड़ो तुम लोग, अभी बात करूंगा मैं तुमसे मैं, लेकिन मुझे तुम बस ये बताओ, तुम्हें ये डायमेंशनल समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए मेन क्लास है, वो तो मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ। टाइम ट्रेवल नहीं आने वाला पेपर में, आइंस्टाइन का वही क्वेश्चन भी नहीं आने वाला। हमारा मेन मकसद रहेगा एग्जाम, और सेकेंडरी हमारा रहेगा भैया कि कुछ ऐसी बातें भी अगर करनी है तो करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ? पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में आ जाएगा, वीडियो आप लोगों को ग्रुप में आ जाएगा। बस आप दोनों बच्चे शायद ग्रुप में ऐड नहीं है, सो 1 मिनट आप लोग रुकेंगे, बस बाकी बच्चे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास इतनी है, कल मिलेंगे। हाँ मयंक, तू क्या पूछ रहा है?